Obtain the answers to A and B in this exercise. Last question में if the circuit is connected to very high, ये जो 12 किलो हर्ट्ज, इस बार हमने क्या हाई कर दिया, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दिया. Explain the statement that capacitor is a conductor at a very high frequency. हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह काम करेगा. कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट. तो चलिए डीसी सर्किट की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं कि ये कंडक्टर है. ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए. हमारे पास ये 100 म्यू एफ है, ये 40 है, इस सब की वैल्यू सेम है. ठीक है, आपका वापस से फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा निकालूँ अगर मैं, तो ये 2 पाई इंटू न्यू, ये आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 10⁻³ है ना. तो दिस विल बी इक्वल टू 24 पाई इंटू 10⁻³ रेडियंस पर सेकेंड. चलिए, वोल्टेज का पीक वापस से √2 इंटू 110, तो आपका वापस से करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा I नॉट, ये आ जाएगा √2 इंटू 110 डिवाइडेड बाय √40 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा. तो 24 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4 जो कि हमारा C है, और इस पूरे का स्क्वायर, और इस बार ये आंसर निकल के आता है 3.9 एम्पियर के बराबर. ठीक है, आप इसको वैसे एक छोटे से तरीके से भी चेक कर सकते हो कि अगर ये 110 इंटू √2, ये जो आपका वोल्टेज होता 110 इंटू √2 डिवाइडेड बाय, मैं खाली इसके रजिस्टर की वैल्यू ले लूँ 40, तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली निकल के इसके आसपास आ जानी चाहिए. ठीक है, तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि भाई कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहा नहीं. अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट इज़, कैपेसिटर का अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंस निकालता हूँ XC, तो मुझे पता है वो रिएक्टेंस भी बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है, क्योंकि इस बार ये काफ़ी लार्ज हो गया है. ठीक है, चलो अब एक और चीज़ कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे फाइनली हम लोग tan phi की अगर मैं बात करता हूँ लैग निकालने की, तो लैग भी छोटा आना चाहिए, है ना. तो tan phi क्या आएगा यहाँ पे 1/96 पाई आ जाएगा. और ये एक्चुअली, चलो एक स्टेप मैंने स्किप कर लिया, वापस ले आता हूँ. 24 पाई जो है हमारा इंटू 10⁻³ ये तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय, आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया अपना कैपेसिटेंस, और 40 आपका रेजिस्टेंस है ना. चलिए, तो इस बार आपकी वैल्यू वापस वही 1/96 पाई आती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको फाई की जो वैल्यू देता है, ये फाई की वैल्यू यहाँ पे 0.2 डिग्री के बराबर हो जाती है. ठीक है, अब 0.2 डिग्री से आप जब टाइम लैग निकालते हो, तो टाइम लैग की वैल्यू आती है 1.55 इंटू 10⁻³ सेकेंड. ठीक है, चलिए, तो इससे आप देख सकते हो, सॉरी इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.04 माइक्रो सेकेंड, फाइनल वैल्यू जो इसकी आने वाली है. अब ये इतनी छोटी वैल्यू है कि वापस वही बात आ जाती है जैसे हमने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, कि आपका लैग या लीड का डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है. आप देख के बता ही नहीं सकते कि किस में लैग है किस में नहीं है, क्योंकि ये टाइम कैलकुलेटेबल भी नहीं है एक तरीके से. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि कैपेसिटर ओवरऑल ना ही करंट में ना ही रिएक्टेंस में कोई आपके सिग्निफिकेंस दिखाएगा या इनपुट देगा, ना ही टाइम लैग में इनपुट देगा. तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, एक करंट कंडक्टर की तरह. ठीक है, चलिए कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट. तो डीसी सर्किट में काफ़ी उल्टा हो जाता है. डीसी सर्किट में सारा ये वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है उसको काउंटर कर देता है, और ये बिल्कुल ओपन सर्किट की तरह खड़ा हो जाता है. ठीक है, ओपन सर्किट बोल सकते हो या रेजिस्टेंस इसका इन्फिनिटी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ को टेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, बेसिकली इसका जो ओमेगा है वो 0 आने वाला है, तो रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट बोल सकते हैं इसका. ठीक है, तो इन दैट केस वो ओपन सर्किट करता है, वो डीसी करंट को पास करने ही नहीं देता. ऑलराइट.